Hello friends, I welcome you all to our series Clinic to Courtroom। और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस केस, जो एक लेसन है फॉर डॉक्टर्स एज वेल एज फॉर द पेशेंट्स। तो आइए करते हैं शुरुआत। और जो कुछ कंसेप्ट हमको समझने हैं उसमें से पहला कंसेप्ट है डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट एंडिंग जब उसने एक सक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म कर ली। रादर यहाँ से तो शुरुआत होती है ना। कहते हैं ना, आगाज़ इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। और पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा हो, क्योंकि वो जितना अवेयर होगा अपने राइट के लिए उतना ही वो पावरफुल होगा। और लीगल लिटरेसी का मतलब बहुत से प्रकार की लिटरेसी होती है ना। जैसे कि कंप्यूटर लिटरेसी होती है, तो अगर आज के टाइम में किसी को कंप्यूटर नहीं आता होता है तो हम कहते हैं यार इसको तो कुछ नहीं आता टाइप, है ना। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है, तो अभी आने वाले टाइम में आ जाएगा कि भाई एआई की लिटरेसी कितनी है। तो उसी तरह से लीगल लिटरेसी मतलब आपको नियम कानून की कितनी जानकारी है। और ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अगर आपको लॉ की सही नॉलेज होगी तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ खोने से बचा सकते हैं, और अपने राइट्स के लिए स्टैंड टॉल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल नहीं है, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब केस डिस्कस करते हैं एडवोकेट परमानंद प्रधान जी का। अब देखिए, जो पेशेंट है वो खुद ही एडवोकेट है, तो देखते हैं ये केस कैसे प्रोग्रेस होता है। So the story starts in 2017 when advocate परमानंद प्रधान जी met with an accident, और उससे उनके पैर का फ्रैक्चर हो जाता है। और वो सर्जरी के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर भानु शंकर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन आर स्पेशलाइज टू डील विद द फ्रैक्चर्स एंड सच काइंड ऑफ इश्यूज। तो वो उनका ऑपरेशन कर देते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर है, और सर्जरी हो जाती है। एज सिंपल हमारा भी जब कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साहब हमारी कर देते हैं सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स। तो दैट इज़ हाउ इट वेंट। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि वुंड में थोड़ा सा इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हुआ। तो आप देखते ही हैं कि एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, डॉक्टर्स देते हैं आपको एंटीबायोटिक्स जब भी कोई सर्जरी वगैरह होती है। तो इनको भी दिए गए, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो गया। लेकिन हम सबका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो इन्फेक्शन एक नोन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इनकी कंडीशन वर्सेंड होती चली गई। और इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 सर्जरीज करानी पड़ गई, जो कि पटना, रांची, हैदराबाद, शेखपुरा, हर जगह ये चले गए इस सर्जरी को कराने के लिए, क्योंकि इस बात का रिस्क था कि पैर को ना काटना पड़ जाए अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है तब। तो ही अंडरवेंट लॉट ऑफ सफरिंग्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। अब इसके बाद में हर एक का देखने का नज़रिया है। डॉक्टर्स के देखने का नज़रिया कहलाता है मेडिकल पर्सपेक्टिव, और लीगल एंगल से देखने का नज़रिया कहलाता है लीगल पर्सपेक्टिव। तो मेडिकल व्यू वॉज कि पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन कैन हैपन इवन इन बेस्ट ऑफ द हैंड्स, एंड इट डज नॉट ऑलवेज मीन नेग्लिजेंस। राइट, बिल्कुल ठीक है। और लीगल व्यू क्या कहता है कि भाई ठीक है, नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई है इसका फैसला कोर्ट कहती है हम कर देंगे, बट यू हैव टू शो अस प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टू डिसाइड दैट वेदर नेग्लिजेंस हैज अकर्ड और नॉट। अब एक गोल्डन रूल है यहाँ पर, और गोल्डन रूल कहलाता है इफ इट इज नॉट रिटन मीन्स इट इज नॉट डन, है ना। अब ये समझने वाली बात है कि अगर डॉक्टर साहब हैज़ नॉट मेंशन्ड दैट व्हाट ही हैज़ डन टू mitigate the risk, what precautions he has taken, what he has advised, and if it is all written down, it is properly documented, and medical record is speaking about that, तब तो it is okay. And if it is not written, तो कोर्ट अपने आप ही एज्यूम करती है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। तो ये बात बहुत समझने की है कि मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करी जाए। आइए समझते हैं और आगे केस में क्या डेवलपमेंट हुआ।
तो पहले समझते हैं की लेसन्स फॉर द डॉक्टर्स। तो मेनली 3 की लेसन्स हैं और पहला की लेसन है कि कॉम्प्लिकेशन आर पार्ट ऑफ मेडिसिन, दे अकर इवन विद एक्सपर्ट केयर। तो आप कितने ही एक्सपर्ट हो, आपको कितना ही आता हो, आपने कितने ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर रखे हो, बट एज अ डॉक्टर वी अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लिकेशंस आर पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। इट कैन बी any medicine given, it can be any surgery done, it can be any procedure done, whatsoever complications as a doctor we cannot control. And disputes are usually arising because of communication gap. फैमिली को क्या चाहिए, पेशेंट को और फैमिली को, कि भाई आप क्लियरली बता दो कि क्या प्रोग्नोसिस है, ईमानदारी से बता दो खर्चा क्या आएगा, कौन सा प्रोसीजर करोगे आप, कितने दिन में मरीज ठीक हो जाएगा, कोई रिस्क तो नहीं है, क्या कुछ बेटर ऑप्शन है, व्हाट्सोएवर उसको एम्पैथेटिकली, मतलब उसकी प्रॉब्लम को फील करते हुए उसको एजुकेट कर दो और उसको बता दो। और अगर ये हम बता पा रहे हैं एज अ डॉक्टर, सो लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स कैन बी अवॉइडेड एंड रिकॉर्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस। तो अगर कोई डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंटेशन को, प्रॉब्लम को मतलब ठीक से लिख पाता है, ठीक से अपने एडवाइस को बता पाता है, तो दिस इज़ नॉट ऑप्शनल थिंग, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस बनते हैं। क्योंकि आप वर्बली कुछ भी कहते रहें, वर्बल एश्योरेंसेज इज टेकिंग यू नोवेयर, इट इज़ वॉट इट हैज़ बीन रिटन डाउन। आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग है, आपका फिजिकल रिकॉर्ड कीपिंग है, व्हाट्सोएवर यू आर डूइंग इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। और अगर आपके रिकॉर्ड अच्छे हैं तो कोर्ट में आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने लिखा है कोर्ट उसी को एग्जामिन कर सकता है। जो आपने बोला हुआ है, जो आपने ऐसे ही कह दिया था, कोर्ट भी कैसे देखेगा ना उसको। तो कौन कौन से एसेंशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन यू नीड फॉर प्रोटेक्टिंग यू इनटू द आइज ऑफ लॉ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कंसेंट फॉर्म। कंसेंट इज द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट, कि आपने बताया है उसको। कंसेंट का मतलब वो खाली पेपर पे साइन कराना नहीं हो लेता है, कि इन्फॉर्म्ड, आपने उसको क्या क्या बताया ये सब पता होना चाहिए उसको। और क्या क्या बताना है कि भाई आपकी डायग्नोसिस क्या है, क्या प्रोसीजर हम करेंगे, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ और रिविजन्स उसके अंदर करने हैं आपको, और क्या ऑल्टरनेटिव है बिसाइड्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। देन कम्स अनदर थिंग इज ऑफ कि ये साइन होना बहुत जरूरी है। और कौन साइन करेगा? इफ पेशेंट कैन साइन इट इज़ वंडरफुल, पेशेंट हैज़ टू साइन इट। अगर पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस और इज इन डिलीरियम और इन अल्टर्ड मेंटल स्टेट, तो अटेंडेंट साइन कर देगा। और आइडियल केस में आपको पेशेंट के भी साइन कराने चाहिए और साथ में अटेंडेंट के भी साइन करा लेने चाहिए एज अ विटनेस, सो दैट कंसेंट प्रॉपर ली गई है, इस पर कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। और अब जो और इम्पोर्टेंट बात है कि डॉक्टर को उसके रिस्क जरूर बता देने चाहिए। तो अगर आपने पेशेंट को रिस्क बता रखे हैं, क्योंकि देखो सर्जरी तो परफॉर्म यूजुअली अच्छी ही हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ उसके इनहेरेंट रिस्क हैं, कुछ उसके नोन कॉम्प्लिकेशंस हैं, या अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस हो गए, और आपने उनको एक्सप्लेन कर रखा था और पेशेंट ने कंसेंट दे रखी थी कि हाँ भाई मैं समझ गया, तो आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। और एज अ पेशेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या एज अ लॉयर अगर आप इस पेशेंट को देख रहे हैं, तो आप इस बात को चेक करिए कि वेदर डॉक्टर्स हैव एक्सप्लेन द रिस्क टू द पेशेंट टू येस और नो। अगर पेशेंट को रिस्क एक्सप्लेन नहीं करा गया है प्रॉपरली और वो वाला कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब इज इन ट्रबल एंड वी मस्ट टेक अप्रोप्रिएट थिंग्स अकॉर्डिंगली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लिनिकल नोट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना, कि जब पेशेंट एडमिट था या आउटडोर प्रोसीजर में भी था, तो उसके वाइटल्स क्या थे, उसका वुंड का स्टेटस क्या था, अगर वो किसी वुंड के उसमें गया है, डॉक्टर के उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या थे, ऑल दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ क्लिनिकल नोट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। नर्सिंग के क्या नोट्स थे, उसका मेडिकेशन का चार्ट क्या था, क्योंकि केस हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, जिन्होंने वो परमानंद जी एडवोकेट साहब को
ऑपरेट किया था। तो जब वो भर्ती रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनके वाइटल्स लिए गए होंगे, डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन लिखे गए होंगे, नर्सिंग के नोट्स लिखे गए होंगे, मेडिसिन क्या दी गई उसका चार्ट बनाया गया होगा, है ना। और अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली एक्शन ऑन इन्फेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। मतलब अब ऐसा नहीं है कि साहब वो जब इतना सारा पस भर गया तब आपने आइडेंटिफाई करा, नो। सो एज अ विजिलेंट डॉक्टर, व्हेन इन्फेक्शन हैज स्टार्टेड, व्हेन यू हैव सीन इवन अ ट्रेस ऑफ द पस और ट्रेस ऑफ द इन्फेक्शन, तो क्या आपने उसको रिकॉर्ड किया था? तो अगर डॉक्टर साहब ने डॉक्यूमेंट कर दिया कि आज मुझे वुंड बहुत हेल्दी सा नहीं लग रहा है और मैंने उस पर ये एक्शन लिया था, तो डॉक्टर साहब इज़ प्रोटेक्टेड। अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आई हैव सीन टुडे एंड दैट इज़ अ 30 ml ऑफ पस, तो अब 30 ml ऑफ पस भर गया भाई, तो फिर तब तक क्या कर रहे थे? और उसको अगर आपने पहले देखा था तो आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा था? तो अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली एक्शन ऑन इन्फेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड इज ट्रीटमेंट रिकॉर्ड। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मीन्स प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स क्या थे, टेस्ट रिपोर्ट्स मीन टू से डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी, उसकी फिटनेस रिपोर्ट क्या थी। ऑब्वियसली बिफोर अंडर गोइंग टू द सर्जरी, patient is going under n number of tests that include complete blood count, liver function, renal function, ECG, एक्सरे चेस्ट, इको, एवरीथिंग। क्योंकि अगर कोई पहले से डिजीज़ प्रिवेलेंट है तो वो हमारे आउटकम को अफेक्ट करती है। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप, प्री ऑपरेशन चेकअप, दीज आर द प्रोटोकॉल। तो वो ठीक से हुए थे, नहीं हुए थे। कुछ उसके पहले जो भी अपने को एंटीबायोटिक देने थे, जो ट्रीटमेंट दे रखे हैं हमने, तो उसमें एंटीबायोटिक थी कि नहीं थी, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स थे कि नहीं थे, और जब कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा था तो उससे सुटेबल इन्वेस्टिगेशंस हमने करे थे या नहीं करे थे। ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और जो बहुत ख़ास चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि शोज़ एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स। क्योंकि नेग्लिजेंस यही तो होता है कि भाई जो प्रोटोकॉल था आपने वो फॉलो नहीं करा। तो अगर आपने ये दिखा दिया रिकॉर्ड से कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था मैंने फॉलो करा एज अ डॉक्टर, तो मेरी गलती नहीं है, तो कोर्ट इज़ ओके विद दैट। बिकॉज डॉक्टर भगवान थोड़ी है ना भाई, डॉक्टर एक साइंस के फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। तो उस साइंस के फ्रेमवर्क का जो प्रोटोकॉल है, अगर उसने उसको एडहेयर करा हुआ है तो इट इज़ ओके, दिस इज़ नॉट द नेग्लिजेंस। और फिर जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया तो उसकी समरी, डिस्चार्ज की समरी देना जरूरी है कि जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया तो पेशेंट्स कंडीशन एट डिस्चार्ज। तो अब आप पेशेंट को आधा अधूरा डिस्चार्ज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो पेशेंट को स्टेबल किया होगा आपने, उसके जनरल कंडीशन देखी होगी, उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी है अपनी डिस्चार्ज समरी के अंदर। और साथ में क्लियर एडवाइस, है ना, कि भाई फॉलोअप कब करना है ना, फॉलोअप विजिट्स। कई बार जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं फिर उसको हम बोलते हैं कि 7 डेज बाद दिखा कर आना। पेशेंट कई बार केयरलेस हो जाते हैं कि अरे यार सर्जरी हो गई, कौन बार बार जाए। तो फॉलोअप विजिट्स को क्लियरली मेंशन करना है। और कई बार पेशेंट दिखाने के लिए नहीं आते फॉलोअप के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ दे लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो फॉलोअप विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेडिकेशन, वुंड केयर, है ना। अभी उसको जो वुंड केयर के इंस्ट्रक्शंस थे हमने जो देकर भेजे पेशेंट को, उसने वो अगर फॉलो नहीं करे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो इफ़ इट हैज़ बीन क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन टू द डिस्चार्ज समरी दैट दीज थिंग्स वर नीडेड और पेशेंट ने उसका केयर नहीं करा, तो ऑब्वियसली इट इज़ द पेशेंट्स फॉल्ट, नॉट द डॉक्टर्स फॉल्ट। और अगर डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया तो भाई डॉक्टर साहब की फॉल्ट है। तो अभी जो है इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कॉम्प्लिकेशन नॉन कंप्लायंस से आया, मतलब डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया और उसके बाद भी पेशेंट ने नहीं किया, तो नॉन कंप्लायंस पर पेशेंट है। तो फिर गलती किसकी हुई? पेशेंट की हुई। डॉक्टर साहब ने एडवाइस ही नहीं करा और पेशेंट ने नहीं करा, तो ऑब्वियसली गलती किसकी हुई? डॉक्टर साहब की हुई। सो कोर्ट इज़ वेरी काइंड ऑफ अ न्यूट्रल, कोर्ट इज़ हैविंग अनबायस्ड परस्पेक्टिव, बट मेडिकल रिकॉर्ड्स आर नीडेड कि भाई आप लिख के आपने दिया था क्या उसको, क्या आपने उसको समझाया था। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरियस टाइम्स यू नीड रेफरल एंड सेकेंड ओपिनियंस, है ना। तो डॉक्यूमेंट इफ द पेशेंट इज रिफर्ड टू अ हायर सेंटर और स्पेशलिस्ट। कई बार अपने को पेशेंट को
किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ सकता है या किसी हायर सेंटर पे रेफर करना पड़ सकता है, तो दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि टेकिंग अ स्पेशलाइज्ड ओपिनियन इज़ एसेंशियल इन वेरियस वेज। सपोज करिए किसी पेशेंट को आपने सर्जरी कर दिया और उसके सीवियर हेडेक हो रहा है, तो मे बी यू आर रिक्वायर्ड टू कॉल अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो आपने बुलाया था या नहीं बुलाया था। या अगर कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और स्किन बहुत ख़राब हो रही है, तो मे बी यू हैव कॉल्ड प्लास्टिक सर्जन टू टेक सम ओपिनियन। सो व्हाट्सोएवर इट इज़, अगर आपने उसको हायर सेंटर या स्पेशलिस्ट को बुलाया है किसी को, तो इसको डॉक्यूमेंट कर दें। और ये एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग का पार्ट है कि भाई जहाँ तक मेरी समझ में आया मैं कर रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे लगा कि भाई एक स्पेशलिस्ट बुला के कर लेना चाहिए तो मैंने बुला दिया। तो कोर्ट सीज दिस एज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि यू हैव टेकन ऑल द केयर, और जहाँ पर भी आप फंस रहे थे वहाँ पर यू हैव कॉल्ड अ स्पेशलिस्ट और यू हैव रिफर्ड द पेशेंट टू द हायर सेंटर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन थिएटर नोट्स। तो जब डॉक्टर साहब सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या हो रहा था उसकी रिकॉर्डिंग बिकम्स वेरी एसेंशियल। तो क्या क्या चाहिए उसके अंदर? हु परफॉर्म द सर्जरी, what was the duration of the surgery, mean to say surgery was performed in 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hour, 12 hours, whatsoever it is. What were the steps of surgery, mean to say operative steps, क्या क्या, जैसे सब हम लिखते ही हैं उसके अंदर जब ऑपरेशन नोट्स लिखते हैं, तो दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली रिटन की सीक्वेंस क्या था और स्टेप्स ऑफ सर्जरी क्या थे, क्या उस समय सर्जरी करते समय कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था क्या, इफ़ इट इज़ देयर it has to be documented. And implant or suture details, if you have implanted something, doctor साहब has implanted something, that detail has to be given. And finally suturing details कि किससे suture किया, कैसे suture किया, और नर्सिंग ने स्टाफ के अंदर उसने क्या क्या किया। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड वेरी वेल। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड है दैट इज़ द कम्युनिकेशन रिकॉर्ड। अब कम्युनिकेशन रिकॉर्ड में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट एवरी क्रिटिकल डिस्कशन विद द फैमिली। तो आप भले इसका वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, अगर सीसीटीवी लगा है उससे भी कर सकते हैं, नहीं भी है इसमें से कुछ तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि जो कोई क्रिटिकल डिस्कशन है उसको आप जॉट डाउन कर दीजिए और उसमें साइन करा लीजिए। तो क्रिटिकल डिस्कशन क्या है कि इन्फेक्शन रिस्क क्या है, कुछ फर्दर सर्जरी की नीड पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, जो आपने इम्प्लांट लगाया उसके कुछ खास क्रिटिकल डिस्कशन है जो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। एंड definitely, as we have discussed, that written records are valued more than the verbal communication. तो यूजली हम कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन टू द आइज ऑफ लॉ कि आपने क्या उसको सब कुछ बताया था। प्री सर्जरी कंसेंट के फॉर्म पे तो बताया ही था, पर जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे थे या जब आप पेशेंट को री एग्जामिन कर रहे थे या जब पेशेंट फॉलोअप में आया था, तो what communication has happened between doctor and the patient। अब डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट में क्यों मैटर करता है ना? क्योंकि जजेस आर नॉट द मेडिकल एक्सपर्ट्स, तो उन्हें क्या पता क्या होना चाहिए था, राइट? जजेस आर नॉट डॉक्टर्स। तो या तो मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन जाएगी, और मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन भी जाएगी तो भी वो भी तो रिटन रिकॉर्ड ही तो है। तो रिटन रिकॉर्ड इज द बैकबोन ऑफ एनीथिंग। तो डॉक्टर ने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया था या नहीं किया था, ये पता लगाने का तरीका है मेडिकल रिकॉर्ड्स। वॉज द पेशेंट इन्फॉर्म्ड, वर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलोड। तो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो होना ज़रूरी है, और अगर वो फॉलो हो जाता है तो नेग्लिजेंस नहीं आती है। तो अगर जो हज़ारीबाग केस था जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर डॉक्टर साहब ने इन्फेक्शन को एज अ नोन रिस्क माना हुआ होता है ना, उसको डॉक्यूमेंट करा हुआ होता, एंटीबायोटिक के यूज़ का और फॉलो अप एडवाइस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करा होता,
और जो उन्होंने टाइम टू टाइम रेफरल किए थे अगर उसको डॉक्यूमेंट करा हुआ होता तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो व्हाट वाज मिसिंग वाज द मेन मेडिकल रिकॉर्ड्स, और मेडिकल रिकॉर्ड जो है बैकबोन बनाते हैं। तो क्या लेसन है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए कि इन नेग्लिजेंस केसेस डॉक्यूमेंटेशन, कंसेंट, कम्युनिकेशन, ये पिलर्स ऑफ डिफेंस है। तो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं तो वो डॉक्टर को प्रोटेक्ट करेगा, पेशेंट को इन्फॉर्म करेगा और एक ट्रस्ट बिल्डिंग रखेगा। तो मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे तो एज अ डॉक्टर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और एज अ पेशेंट आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। और ये एक पेशेंट डॉक्टर बॉन्डिंग, एक पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट, एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, इसको बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेगा। मैंने एक चेकलिस्ट दी है इसके अंदर, तो उस चेकलिस्ट को आप देख लीजिएगा। दैट इज़ फॉर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आपको जो यूट्यूब का लिंक है अभी इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिल जाएगा। हाँ।